एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इसके लिए हमारे सामने पहले एक एक्टिविटी है। हमारे सामने कुछ सब्सटेंसेस हैं, आयरन, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। देखिए, अगर आपने इनको देखा होगा, आयरन क्या, लोहा। लोहा की अपीयरेंस क्या है, वो थोड़ा शाइनिंग होता है, वो हार्ड है, हाँ वो हार्ड होता है। कोयला कोयला कैसा है, वो तो डल है, अजीब सा ब्लैक से कलर का, और वो हार्ड नहीं होता। सल्फर क्या है, सल्फर भी डल है, एक पाउडर की फॉर्म में है और ये हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की जैसे तार है, हमारे कप बर्तन है, एल्यूमिनियम के कप बर्तन वगैरह, तो इनमें तो शाइनिंग होती है, वो हार्ड भी होते हैं। कॉपर क्या है, कॉपर भी शाइनिंग है उसमें और वो भी हार्ड होता है। ठीक है, कॉपर की तार भी आपने देखी होंगी, बड़ी शाइनिंग शाइनिंग सी होती हैं। देखिए, आप इनमें से बता सकते हैं कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। देखिए, इसमें से आयरन आयरन एल्यूमिनियम और कॉपर, ये तीनों हैं मेटल्स, और कोल और जो सल्फर है, ये दोनों हैं नॉन मेटल। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ हम आगे समझेंगे कि किस बेसिस पे हम इनको मेटल्स या नॉन मेटल में कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि मतलब इनका फिजिकली अपीयरेंस क्या है, फर्स्ट इनका जो लुक है वो कैसा आता है। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शोवल और एन एक्स। देखिए, क्या आपने कभी एक ब्लैक स्मिथ को देखा है, जैसे एक लोहार को देखा है कुछ पीटते हुए। देखिए, अगर आपको उनकी शेप में कुछ चेंज दिख जाता है पीटने पे, तो अगर यही चीज़ अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ करेंगे आयरन को छोड़ के, तो आपको कैसा दिखेगा। यही चीज़ इस एक्टिविटी 4 में हम करेंगे, 4.1 में। इसमें क्या लेते हैं कि एक स्मॉल आयरन का नेल लेते हैं, ये एक आयरन नेल ले लिया, एक कोल पीस ले लिया, एक कोयले का टुकड़ा ले लिया, एक एल्यूमिनियम की वायर ले ली, एक पेंसिल लीड ले ली। ठीक है, अब इस आयरन नेल को हम हैमर से बीट करेंगे। अब अपने खुद का ध्यान रखना, लेकिन हिट करने से पहले फिर उसको एल्यूमिनियम वायर को भी हिट करेंगे, फिर सेम ही चीज़ हम कोयले के साथ करेंगे और पेंसिल के लीड के साथ करेंगे। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन का जो नेल है वो टूटा नहीं है बिल्कुल भी, और वो फ्लैट हो गया है। जो कोल का पीस है वो टूट गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर है वो भी फ्लैट हो गई है और भी ज़्यादा। पेंसिल की जो लीड है वो टूट गई है, कोयला टूट गया और पेंसिल की लीड टूट गई। ठीक है, ये थी हमारी मेलिएबिलिटी, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। देखिए, you saw that the shape of iron nail and aluminum wire change on beating। बीटने पर एल्यूमिनियम और आयरन की जो शेप है वो चेंज हो गई। इफ़ दीज आर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इनको और भी ज़्यादा पीटे तो ये पतले पतले शीट्स बन जाएंगी इनकी। देखिए, आप हम घर में सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं डेकोरेशन के, स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, जो आजकल हमारे टिफ़िन में भी एल्यूमिनियम की जो फॉइल है वो दे देते हैं खाना रखने के लिए। तो ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कि उनको हम बीट करके पतली पतली शीट्स में बना लें, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी उसको पीटने के बाद उसको शीट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन ये चीज़ हम कोयले के साथ या पेंसिल के लीड के साथ नहीं कर सकते, तो आप इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ये नॉन मेटल है। ठीक है, देखिए, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नॉट, वाई। ट्राई ए लिस्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? देखिए,
अगर हम कोई पैन लेंगे, किचन में जाएंगे, हम मान लो पानी गर्म करते हैं, तो उसका हैंडल है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। हम बिना प्लास्टिक के हैंडल के या वुडन के हैंडल के उसको हम नहीं पकड़ सकते, उससे हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये एक इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इस हम एक्टिविटी में करेंगे, एक्टिविटी 4.2 में एक यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। इसमें क्या है, एक सेल ले लिया, एक बल्ब ले लिया और एक आयरन का नेल ले लिया, ठीक है। ये दोनों को वायर से जोड़ दिया। जब हम आयरन के नेल को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक बार हम इसे लूज छोड़ते हैं और एक बार इसको साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करता है। इससे पता चलता है कि जो आयरन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आगे है टेबल 4.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें भी वही चार मटेरियल्स लिए, आयरन लिया, सल्फर लिया, कोल लिया और कॉपर के वायर ली। अब हम इनको टेस्ट करेंगे यहाँ पे लगा लगा के, इस पे लगा लगा के। आयरन नेल ने क्या किया, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सल्फर ने कंडक्ट नहीं करा, कोयले ने भी कंडक्ट नहीं करा, कॉपर वायर ने कंडक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो सर्किट हमने बनाया था इसमें इन सब ने ये दो ने तो कंडक्ट किया है और दो ने कंडक्ट नहीं किया। ये दो हैं मेटल्स और ये दो हैं नॉन मेटल्स, बीच वाले। आगे है what do you find the use of aluminium and copper wire? Have you seen the wires of coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, a plate, metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. देखिए जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके द्वारा उसको वायर्स में हम खींच सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। इसे देखिए, इसको इजी है इसको डी से याद करना। डक्टिलिटी का जो डी है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसमें, वायर में। इसको आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है कि जो ये आयरन है, आयरन की जो शीट है, प्लेट है, कॉइन है या कोयला है, इन सब की अलग अलग साउंड होती है जब ये नीचे गिर जाते हैं। देखिए इसका क्या रीज़न है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। देखिए जब हम मेटल, जैसे हमारे घर स्कूल में छुट्टी होती है तो वो जो बेल बजाते हैं टन टन टन, उसकी आवाज़ हर तरफ गूंजती है। क्योंकि अगर ये जो मेटल्स है ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, one made of wood and other of metal, can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? देखिए दो बॉक्स लो, एक वुड का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है, और दोनों को ही हिट करेंगे तो दोनों की अलग अलग आवाज़ आएगी। जो मेटल की जो आवाज़ थी वो ज़्यादा गूंजेगी और जो वुड है उसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होएगी। Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. Materials other than metal are not sonorous. देखिए जो मेटल्स जो आवाज़ बनाते हैं रिंगिंग सी, उसको sonorous बोलते हैं, ठीक है। After performing the above activities, we can say that some materials are hard. ये जो अभी हमने एक्टिविटीज़ करी उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो हार्ड हैं। हमने उनको हैमर से पीट के देखा तो कुछ तो टूट गए, कुछ नहीं टूटे। लस्ट्रस की कुछ में शाइनिंग है और कुछ में नहीं है। मेलिएबल की मतलब उनकी शीट्स हम बना सकते हैं। डक्टाइल, उनको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। सोनरस, उनसे आवाज़ आती है और वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सब अभी हमने एक्टिविटीज़ की और उनसे हमें पता चल पड़ा। ये द मटेरियल्स विच जनरली पोजेसिस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। वो मटेरियल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड कॉपर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। दे ब्रेक डाउन इन पाउडरी मैस ऑन टैपिंग विद ए हैमर। दे आर नॉट सोनरस, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको बोलते हैं नॉन मेटल।
देखिए, जिनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती वो हार्ड नहीं होते, या जिसमें शाइनिंग नहीं है वो डल होते हैं। जो जिसके शीट्स नहीं बना सकते, जिसको तार में नहीं खींच सकते, या जिसको थोड़ा सा हीट करने पर जिसकी आवाज़ नहीं आती, या जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। देखिए, कुछ मेटल है, ये एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। और जो मरकरी है, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये दोनों क्या है, तीनों एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आगे है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ, या उनके केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसा है, देखिए आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है, तो ये जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये कैसे होता है कि जो आयरन है उसका केमिकल वो है Fe, और ऑक्सीजन है वो O2, वो वाटर के साथ मिलकर क्या रिएक्शन देता है। और ऐसे ही हमने लिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करता है। देखिए, ये एक एक्टिविटी के साथ हमें पता चलेगा। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड। ये तो देखिए, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, आगे है कि एक्टिविटी 4.3, इसमें नेचर है रस्ट का, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। देखिए, इन्होंने क्या किया, रस्ट को इकट्ठा कर लिया थोड़ा सा, उसको उसके ऊपर एक लिटमस पेपर लगाया। Collect a spoonful of rust and dissolve it into very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution in red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? देखिए, इसमें क्या करा कि जो रस्ट था उसको पानी में थोड़ा सा घोल दिया और उसके ऊपर रेड लिटमस पेपर लगा दिया, और फिर ऑब्जर्व किया जो रेड लिटमस था उसका वो कलर कैसा आया है, कि वो एसिडिक रिएक्शन हुआ है या बेसिक रिएक्शन हुआ है। ये उसके नेचर टेस्ट करने के लिए हमने किया था। ये आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, कि ये जो रिएक्शन था वो एसिडिक था। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is mixture of copper hydroxide ये फॉर्मूला है, एंड कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। देखिए, कॉपर को पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। आपने देखा भी होगा कि ग्रीन ग्रीन कुछ कवरिंग आ जाती है। अब यही सेम एक्टिविटी हम करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम के वो बेसिक है नेचर में। जनरली जो मेटल्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, आगे है एक्टिविटी 4.4, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आपको क्लास में टीचर करवाएंगे। आगे हम देख सकते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल हैं वो एसिड होते हैं, बेसिक होते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows: सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, उससे कंबाइन करके क्या बनता है, सल्फरस एसिड। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए, जो सल्फर है वो नॉन मेटल है और इसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, क्योंकि और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है।
आगे है रिएक्शन विद वाटर। लेट अस हाउ सी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब हम देखेंगे कि जो सोडियम मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ एकदम जल्दी से रिएक्ट कर देगा और वाटर के साथ भी। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन रिएक्शन। इस रिएक्शन में काफ़ी सारी हीट है वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ये काफ़ी एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या लिया, एक एक्टिविटी करेंगे आप क्लास में कि एक टम्बलर लिया, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा छोटा सा सोडियम डाल दिया। सोडियम डालने के बाद उसको आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहना, क्योंकि वो काफ़ी सारे हीट और वो है थोड़ी सी गर्मी है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इसको टच करेंगे तो ये थोड़ा गर्म मिलेगा आपको, और फिर उसको जो सोल्यूशन है उसको हम रेड और ब्लू लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए आप देखेंगे जो सोडियम है वो पानी के साथ एकदम विगोरसली एकदम बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। कई मेटल्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो आयरन है वो पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन जो सोडियम है वो बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर देता है। जनरली जो नॉन मेटल हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनमें से जो कुछ हैं वो काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। देखिए जो नॉन मेटल्स है वो उनको पानी में भी रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो फॉस्फोरस है वो बहुत वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, अगर उसको एयर में एक्सपोज कर देंगे तो आग पकड़ लेगा। तो इसलिए फॉस्फोरस का इसलिए उसको पानी में रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो पाए। आगे है रिएक्शन विद एसिड कि लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड, कि देखिए एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें हमने लिया मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, आयरन लिया, कॉपर लिया, चारकोल लिया और सल्फर लिया। इनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के साथ हमने इनका रिएक्शन करवा दिया। देखिए जो मैग्नीशियम था वो उसने रिएक्ट करा दोनों ही एसिड के साथ, एल्यूमिनियम था वो भी रिएक्ट किया, आयरन ने भी रिएक्ट किया, कॉपर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। जो चारकोल है उसने किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं किया, सल्फर है उसने भी रिएक्ट नहीं किया। ये जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स देखे ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, ये एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे और ये बहुत आप केयरफुली करना। देखिए देयर इज अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इसमें डिफरेंस है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। कईयों में पॉप की साउंड आती है जब एक बर्निंग मैचस्टिक को इस टेस्ट ट्यूब के साथ लेके जाते हैं। देखिए इसमें कैसा किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें 5-6 टाइप की हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ड्रॉपर की हेल्प से इनके ऊपर इसमें अलग अलग सब्सटेंस डाला, थोड़ा मैग्नीशियम डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा आयरन डाल दिया और इसके ऊपर 4-5 ड्रॉप डाली हमने ड्रॉपर की हेल्प से। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। और जब हमने इसमें डाला और इसके पास एक माचिस लेके गए, जलती हुई माचिस यहाँ पे लेके गए, तो एक पॉपअप की वो आई, जैसे माचिस थी वो बुझ गई, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं उन्होंने रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया था और जो इससे जो बर्निंग मैचस्टिक थी वो पॉप की साउंड से वो बंद हो गई, ठीक है, या वो ज़्यादा जलने लगी। ये अलग अलग रिएक्शंस आप देखेंगे। आगे है जो मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और जो नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही नाम से पता चलता है, प्लेस का कुछ डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वहाँ से जगह एक दूसरे की ले ली गई है। इसमें क्या लिया इन्होंने, 100 ml के 5 बीकर लिए और उनको ABCDE मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 50-50 ml सब में पानी डाल दिया, फिर उनमें डाला कि अलग अलग सब्सटेंस डाल दिया। एक में डाला कॉपर सल्फेट, कॉपर, एक में डाल दिया सब में
देखिए अब इन्होंने क्या किया, इसमें बीकर 1 में है कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स, बी में है कॉपर सल्फेट के साथ आयरन, सी में है जिंक सल्फेट के साथ कॉपर, डी में है आयरन सल्फेट के साथ कॉपर और ई में है जिंक सल्फेट और आयरन। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। What changes do you observe in various beaker? Have you read that one metal displaces other metal from its compound in aqueous solution? In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. This is why blue color of the copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. ये सारे देखिए जो एक्सपेरिमेंट है ये आप लैब में करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालेंगे तो उसे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रेड कलर का अलग हो जाएगा। ऐसे ही जो बी में है वो रिएक्शंस हुए, बी सी डी के जो रिएक्शंस है आप उनको नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे हुआ कैसे। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक एलिमेंट ने इधर कॉपर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, वो सल्फेट के साथ जुड़ गया और जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किया इन्होंने। जो रिएक्टिव मेटल था ये कैसे हुआ कि जो जिंक था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन और कॉपर से। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, बस ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। देखिए अगर कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो किसी मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये जो 5-6 बीकर्स थे इनमें अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हुए। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनका यूजेस क्या है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। देखिए नॉन मेटल्स वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इनको हम इनहेल करते हैं, इनको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो जाए। नॉन मेटल्स है वो वाटर को प्योरीफाई करने के प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। ये पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच जो एंटीसेप्टिक की तरह हम जो यूज़ करते हैं उसमें भी इनका यूज़ होता है, इनको करैक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। आगे है कि अब तक हमने क्या देखा है कि जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो उनमें कोई शाइनिंग नहीं है। जनरली जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल हैं और डक्टाइल हैं कि उनको शीट और उनकी जो वायर्स है बना सकते हैं और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं। बर्निंग पे जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देते हैं और वो बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो एसिडिक होते हैं नेचर में। कुछ जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और कुछ नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कुछ मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं वो काफ़ी उनका हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। देखिए जो ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी ये आप उसको जब लाइव देखेंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगले चैनल में वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे।